एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा की शिखा को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके पति सलमान उर्फ करण के साथ रहने की इजाजत दे दी। अदालत ने पुलिस को हिफाजत में पति के घर पहुंचाने का भी हुक्म दिया। एटा के सीजीएम कोर्ट ने उसे सीडब्ल्यूसी को सौंपा था, जिसने उसे उसके घर वालों को दे दिया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ भी सख्त टिप्पणियां की। एटा के लक्ष्मीपुर गांव की शिखा को सलमान से मोहब्बत हो गई और वो 15 सितंबर को घर छोड़ गई और सलमान से शादी कर ली। शादी के बाद सलमान करण हो गया। फिर उसने अपना ये वीडियो जारी किया। पुलिस वाला सीधा बोलेगा केस हुआ है अलग, तेरे तू पिघल गई तो घर वाले की बातों पर आ गई तू। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मम्मी की बात मान गई तू। कभी नहीं छोड़ूंगी। पक्का? पक्का। पुलिस के सामने यही बोलेगी? यही बोलूंगी। क्या बोलेगी? तुमसे प्यार कर, तुम अपनी मर्जी से आई तुम्हारे साथ, और कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी कर जाऊंगी। शिखा के पिता ने सलमान पे शिखा के अपहरण का मुकदमा कर दिया। एफआईआर में लिखवाया कि 15 सितंबर को शिखा दवा लेने गई थी। सलमान और सुलेमान ने उसे कार से अगवा कर लिया। मैंने और मेरे बेटे ने उसकी चीखें सुनी। जब तक उनके पास पहुंचते वे भाग गए। शिखा का फोन बंद है, मेरी बेटी मुझे दिलाएं। एटा के सीजीएम के ऑर्डर के बाद पुलिस ने शिखा को लाकर उसके घर वालों को दिलवा दिया। सलमान ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस के तहत रिट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में लिखा कि शिखा से हमने बात की, वो बालिग है, वो शादी कर चुकी है, वो अपने पति सलमान उर्फ करण के साथ जाना चाहती है। शिखा को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है, वो इसके लिए पूरी तरह आज़ाद है। काबिल सीजीएम एटा ने शिखा को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया। सीडब्ल्यूसी ने बिना दिमाग इस्तेमाल किए उसकी मर्जी के बिना उसे घर भेजा। एटा के सीजीएम और सीडब्ल्यूसी में कानून की समझ की कमी लगती है। सलमान उर्फ करण के खिलाफ एफआईआर खारिज की जाती है। एसएसपी प्रयागराज दोनों को हिफाजत के साथ यहां से निकाले। शिखा का परिवार कहता है कि उन्हें यह शादी मंजूर नहीं है। वे अभी भी अपनी लड़की को वापस घर लाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने उसके बयान पर भाव से सौंप दिया उसके। तो क्या शादी वादी कर ली उसने? हाँ। तो आपको ये शादी स्वीकार है कि नहीं है? शादी हमें स्वीकार, हमें नहीं स्वीकार था। अच्छा, क्यों? ऐसी क्या वजह है? क्यों? ऐसी वजह है बहुत सा मोमडन है, हम ठाकुर है। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं सर वहाँ से आ जाए, लड़का भी गिरफ्तार हो। घर में अगर ऐसा माहौल हो कि बच्चियां अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्ती, अपने शिकवे शिकायतें साझा कर सकें, माँ बाप उन्हें सलाह दे सकें और उनके जज्बात का एहतराम भी कर सकें, तो इस तरह की समस्याएं नहीं पैदा होंगी। लेकिन पितृसत्तात्मक सोच और धर्म की जकड़न इसमें बाधा बनती है। एटा में अभितांशु और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कांग्रेस ने बिगुल फूंकने की तैयारी की थी, लेकिन आंदोलन आपसी गुटबाजी में उलझ कर रह गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी कल किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने की पार्टी ने योजना बनाई थी, लेकिन पहले तो सर्वदलीय बैठक में विधानसभा स्थगित करने को मंजूरी दे दी गई। फिर ट्रैक्टर आंदोलन को मौन आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। इस बीच विपक्ष के आंदोलन से बेफिक्री का दावा करने वाली बीजेपी ने मीडिया को भी विधानसभा परिसर पहुंचने से रोक दिया। कांग्रेस की योजना ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा घेरने की थी, लेकिन बाद में खिलौना लेकर मौन धरने पर बैठना पड़ा। कांग्रेस ने आंदोलन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को दी थी। सरकार ने पहले विधानसभा परिसर के आसपास धारा 144 लागू कर भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया। फिर भी अरुण यादव ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली बुलवा ली, लेकिन बाद में सर्वदलीय बैठक में विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला हो गया। ट्रैक्टर घर में ही खड़े रह गए। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कल की विधानसभा सेशन के बारे में। उसमें यह तय हुआ है कि विधानसभा का सेशन स्थगित किया जाता है। हालांकि अरुण यादव ने दावा किया था भले सत्र स्थगित हो गया हो, लेकिन घेराव होगा। जो काला कानून है इसके विरोध में जो हमारा कल धरना प्रदर्शन होने वाला है वो यथावत है। लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बदलकर मौन धरने का फैसला कर लिया। इसे देखते हुए वापस कांग्रेस में गुटबाजी की बात उठी। वो कांग्रेस की संस्कृति है गुटबाजी, वो गुटों के हिसाब से ही उसकी उत्पत्ति हुई है।
उसकी रचना इस तरह की है तो इसको लगने की क्या बात है, और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उनके मतभेद सार्वजनिक होते रहे, होते रहेंगे। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है, और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए, बाबा वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे। जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से। हालांकि पार्टी का कहना है सब ठीक है, वो किसानों के साथ है। विपक्ष पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, आज भी, और भविष्य में जब जब किसानों के ऊपर कोई भी आफत आएगी कांग्रेस पार्टी हमेशा ढाल बन के उनके सामने खड़ी रहेगी। और इन तीनों कृषि कानूनों का हम लोग पूरी तरीके से हम लोग विरोध करेंगे, और आने वाले दिनों में हमारे दिनों में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देश और मार्गदर्शन अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार। वैसे बीजेपी सरकार चाहे लाख दावा करे कि उसे प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत तो यही था कि प्रदर्शन की तस्वीरें न दिखें, इसके लिए उसने पूरे अमले की तैनाती कर दी थी। सर, कोई आदेश है क्या यहाँ पर हम लोगों को भी नहीं जाने देने का? ये मीडिया की लिस्ट है मेरे पास। अच्छा। जो इसमें जिनको अलाउ है नाम है उनके। अच्छा, वो वही जाएंगे। तो इसमें किन के नाम है मीडिया से? बहुत ज्यादा आप मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। नहीं, इंटरव्यू नहीं, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हम लोगों को जाने नहीं दिया। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। मतलब सिर्फ एक लिस्ट दी गई है। आई एम नॉट अलाउड टू से समथिंग। ओके, ठीक है। सरकार का कहना है कि वो कांग्रेस के प्रदर्शन से परेशान नहीं है, व्यथित नहीं है। हालांकि ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां कर देंगी, क्योंकि विधानसभा जाने वाली सारी सड़कें बंद कर दी गई हैं, यहाँ तक कि मीडिया का भी प्रवेश बंद है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां राजनीति को लेकर वो राजनीति पर ना उतर आए हो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस विश्व भारती परिसर की स्थापना की, वो भी राजनीति का अखाड़ा बन गया। विश्व भारती बोलपुर जिले में है, जहां पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली करने वाली हैं। विश्व भारती के लिए मशहूर बोलपुर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को एक पदयात्रा करने वाली हैं। कोलकाता से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर इस इलाके में कई मोर्चों पर बीजेपी और तृणमूल आमने सामने हैं। ताजा विवाद इस घर को लेकर है, जो विश्व भारती परिसर में है और जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को खत लिखकर परिसर की जमीन पर कब्जों की जो लिस्ट दी है, उनमें से एक इसे भी बताया है। ममता और प्रोफेसर सेन के बीच खतों किताबत में ममता ने उनको पूरा समर्थन देने की बात कही है और नोबेल विजेता की छवि खराब करने वालों पर हमला किया है। प्रोफेसर सेन ने समर्थन के लिए ममता को शुक्रिया कहा है। बीजेपी की आलोचनाओं से अमर्त्य सेन भी नहीं बच सके। वो पहले ऐसे एकेडमिशियन नहीं हैं जिनकी बीजेपी ने आलोचना की हो। उनकी तरफ से कोई खत नहीं मिला, हमारा कोई संवाद नहीं हुआ। हमारा संपर्क बहुत पहले हुआ था, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे तय किया और बिना मुझसे एक भी बात किए इसे सार्वजनिक कर दिया। ये पूरी तरह से रहस्यमयी है। 24 दिसंबर के समारोह में खुद को आमंत्रित न किए जाने पर वाइस चांसलर पर हमले के बाद से ही दूसरे मोर्चों पर भी ममता लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रशासनिक बैठक में ये भी घोषित किया कि इस सड़क को वापस ले रही हैं। ये 2017 में उन्होंने विश्व भारती प्रशासन को दिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि विश्व भारती प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोकल्स को ये यूज नहीं करने दे रहा है और उसकी वजह से वो यहाँ पे ये सड़क वापस ले रही हैं। ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ। ये जो सड़क है ये 3 किलोमीटर की है। एक इम्पॉर्टेंट भाग जो है इस कैंपस का, शांति निकेतन का, वहाँ से आती है और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट जरूरी भाग से खत्म होती है। 3 किलोमीटर की रोड है। ममता का कहना है कि स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन उनको सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलाने दे रहा है और वीआईपी लोगों के दौरों के दौरान तो चलने फिरने की भी मनाही है।
अमित शाह की अगुवाई में हुए बीजेपी के रोड शो के हफ्ते भर बाद बोलपुर की सड़कों पर 4 किलोमीटर का मार्च निकालकर ममता मंगलवार को अपनी ताकत दिखाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ एक हफ्ते पहले आए थे और उन्होंने करीबन 2 किलोमीटर लंबा यहाँ रोड शो किया था। हमें ऐसा बताया गया है कि ममता बनर्जी का जो प्लान था वो भी यही था कि वो भी 2 किलोमीटर की पदयात्रा करती हैं, वो पैदल ज़्यादा चलती हैं। लेकिन अब शायद उस प्लान में एक चेंज है और हमें ये बताया जा रहा है कि उनका रोड शो या उनकी पदयात्रा यहाँ ख़त्म होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने यहाँ एक स्पीच भी देंगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो आजकल आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल चल रही है बीजेपी और टीएमसी में बंगाल के आइकॉन्स को लेके, ये बस उसका ही एक और एग्जाम्पल है। बंगाल की जानी मानी हस्तियों को लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच रसाकशी में नेताजी और विवेकानंद को भी शामिल करने के पूरे आसार लग रहे हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह फिर बंगाल आ सकते हैं। तृणमूल हर साल 12 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करती है, इस बार भी करेगी ही। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है। ममता ने साल भर तक चलने वाले समारोहों का फैसला लिया और प्रधानमंत्री से इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की जयंती मनाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल पर लाइट एंड साउंड शो करने को एक कमेटी बनाई है। यानी बंगाल की जनता की लड़ाई उन लोगों के बहाने से लड़ी जाएगी जिनकी वजह से आज बंगाल बंगाल है। लेकिन क्या बंगाल की जनता को अपने जननायकों को इस तरह से राजनीति में इस्तेमाल किया जाना पसंद आएगा? कोलकाता से आलोक पांडे और मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और जेजेपी के रुख से हरियाणा के कादराबाद गांव के लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने इनके गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। गांव की पंचायत ने बाकायदा बैठक कर यह फैसला किया है और गांव के बाहर इसका बैनर भी लगा दिया। उनका कहना है कि जो किसानों के हितों की बात करेगा उसी को गांव में दाखिल होने देंगे। उन्होंने अपील की है कि दूसरे गांव वाले भी यही काम करें। ये जो बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमने यहाँ पे अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता है उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आज किसान जो है सड़कों पे है, ठंड की रातों में सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो ये किसान बैठा है, कभी ये बीजेपी वाले उसको खालिस्तानी कहते हैं, कभी ये उसे कांग्रेसी कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेसी है तो इनकी सरकार कैसे आ गई इतनी संख्या में? अगर कांग्रेसी वहाँ पे बैठे हैं तो बीजेपी अपना कैसे सरकार बना सकती है? बिल्कुल सारे गांव ने एकत्रित होकर ते लगाया भाई असि ना जेजेपी और बीजेपी का नेता अंदर गांव में नहीं प्रवेश करेगा। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने की लगातार खबर आ रही है। जियो अधिकारियों के मुताबिक 1400 जियो के टावरों को पंजाब में अब तक नुकसान पहुंचाया गया है। जियो के अधिकारी के मुताबिक पंजाब में करीब 9000 टावर हैं, जिनमें से 1400 टावरों में या तो बिजली नहीं है या फिर उन्हें हटाने की कोशिश की गई है। जनरेटर की चोरी करने की भी खबर है। जालंधर में ऑप्टिकल फाइबर ड्रम में आग लगा दी गई। टीआरएआई के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 3 करोड़ 90 लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 1 करोड़ 40 लाख जियो नेटवर्क से जुड़े हैं, जबकि एयरटेल के करीब 1 करोड़ और बीएसएनएल के 59 लाख और वोडाफोन आइडिया के 86 लाख सब्सक्राइबर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।